Welcome to the new part of the atomic structures in which we are going to discuss about the numericals related to the Bohr's atomic model and the emission spectrum of hydrogen. तो बच्चों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप स्किप कर दें। बोर मत होइएगा, मैं कोशिश करूंगा हर न्यूमेरिकल एक अलग तरीके का हो, एक अलग केस हो, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट केसेस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर सकूं। आओ ललिता, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट? क्या निकालने को कह रहा है? वेवलेंथ emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition. ट्रांजिशन मतलब समझते हो? ऑर्बिट के एक जो बोर मॉडल एटॉमिक था उसमें यही था ना ट्रांजिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जा रहा है या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो लिखा है ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 4 टू द एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2। तो जो हाईएस्ट नंबर वाला होता है वो एक्साइटेड स्टेट होता है, यानी कि n2 की वैल्यू 4 दी है और जो आपकी n1 की वैल्यू है वो 2 दी है। तो वेवलेंथ निकालेंगे कैसे? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दिया है तो मल्टीप्लाई बाय z करते थे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी पिछले पार्ट में 109677, कई बुक्स में 109678 दिया होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 109677 पर सेंटीमीटर। 1 बाय n1 स्क्वायर यानी कि n1 क्या दिया है 2 माइनस n2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1 बाय लैम्डा की आएगी। तो लैम्डा की क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस करके नहीं दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, फॉर्मूले में कैसे प्लेस करनी है वैल्यूज वो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि n2 आपका 3 है, n1 आपका 1 हो गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू निकालना है। तो देखो फिर से ये फॉर्मूला यूज करो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच यानी कि 109677, 1 बाय n1 स्क्वायर मतलब 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 n2 का स्क्वायर, n2z यानी कि हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है। ये यहां से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेना। फ्रीक्वेंसी निकालने को कह रहा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, पार्ट 1 में पढ़ा था, जहां पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 इंटू 10⁸। एक बात और, यहां पे लैम्डा निकालने की जरूरत ही नहीं, यहां पे तुम 1 बाय लैम्डा ही निकालो और 1 बाय लैम्डा की वैल्यू सीधा यहां पुट कर देना, क्योंकि देखो ये भी तो 1 बाय लैम्डा ही लिखा है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको एज इट इज यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। इस तरीके के क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस यू आर अटेंडिंग। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन की बात कर रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, जेड का स्क्वायर। अब एटॉमिक हाइड्रोजन है यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये बात तो गई। n1 और n2 की वैल्यू, बाल्मर सीरीज है और बाल्मर सीरीज के लिए मैंने क्या कहा था? n1 की वैल्यू 2 जो होती है वो फिक्स्ड होती है। RH 109677 होता है। निकालना क्या है? वेव नंबर। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है, ठीक है। यहां से एक बात समझो कि इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आया? n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो ये जो बेटा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आया, ये क्या आया? ये आया तुम्हारा ट्रांजिशन डिफरेंस, है ना, कहां से कहां तक गया,
ट्रांजिशन डिफरेंस ज्यादा हो कम हो ये आपको क्वेश्चन पे बता दिया जाएगा। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब बड़ी वेवलेंथ चाहिए, और अगर बड़ी वेवलेंथ चाहिए, यहां पे देखो, अगर बड़ी वेवलेंथ चाहिए तो ट्रांजिशन डिफरेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बस इस बात का आपको खास ध्यान रखना था। हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कह रहा है अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो देखो वेवलेंथ और ट्रांजिशन डिफरेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ये 1/λ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 स्क्वायर है ना। तो अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो ट्रांजिशन डिफरेंस छोटा होना चाहिए। तो भैया n1 की वैल्यू तो फिक्स है 2, तो n2 ऐसा क्या ले जो ट्रांजिशन डिफरेंस सबसे छोटा हो बाल्मर सीरीज के लिए। बट ऑब्वियस की बात है कि एक ज्यादा, क्योंकि n2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है बाल्मर सीरीज के लिए, n2 की वैल्यू स्टार्ट होती है 3, 4, 5 एंड गोज टू इंफिनिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3, और यहां पर हम लोग n2 की वैल्यू 3 लिख देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में जो मुद्दा था वो मुद्दा था कि आप n2 की वैल्यू क्या लेने वाले हो। वो हमें कहां से स्पेसिफाई हुआ, जब हमने वर्ड पढ़ा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन डिफरेंस होगा, और अगर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन डिफरेंस लेना है तो बट ऑब्वियस की बात है 2 के बाद 3 ही लोगे। अब आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे और आपका वेव नंबर आ जाएगा आंसर। अब सर इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ऐसे भी तो पूछ सकते थे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, तो n1 की तो वैल्यू 2 ही होती है, n2 की वैल्यू इंफिनिटी लिख देते। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने यहां पे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन की बात कर रहा है, तो यानी कि वेवलेंथ आपकी छोटी है। वेवलेंथ छोटी है यानी कि जो ट्रांजिशन डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम n2 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। इसलिए n2 की वैल्यू इंफिनिटी लेते अगर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन आता। बाकी n1 की वैल्यू आप इस तरह से निर्धारित करोगे कि कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है। यहां पे बाल्मर है इसलिए 2 लिया, पैशन होता 3 लेते, लाइमन होता 1 लेते। मुद्दे की बात थी n2 की वैल्यू, समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना इसको। तो हियर अगेन्स कम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पूछ रहा है बेटा, ट्रांजिशन मतलब n1 और n2 की वैल्यूज के बारे में जानना चाह रहा है। किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। साथ में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज इन द बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ He+ स्पेक्ट्रम। हमें यहां पे 2 स्पेक्ट्रम दिए हैं, एक He+ का और एक He का, जिसका जो वेवलेंथ है दोनों का बराबर है। तो फॉर He+ के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है ये, z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही है जो भी पढ़ा है हम लोगों ने पिछले पार्ट में, रिडबर्ग्स। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको मैं भी फिलहाल RH ही लिखे रहने देता हूं। n1 2 दिया है यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और n2 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16। He जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहां पे 16 एलसीएम आया, ये 4 ये -1, तो दिस केम्स आउट टू बी, ये 4 से 4 टाइम्स कट गया, तो 3/4 RH, ये 1/λ की वैल्यू आई। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही तो ट्रांजिशन निकालना है क्वेश्चन में। तो फॉर H स्पेक्ट्रम फिर से फॉर्मूला लगेगा 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो कुछ ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ता। अब सेम वेवलेंथ दी हुई है किसकी, He+ स्पेक्ट्रम की और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सेम वेवलेंथ है,
तो 1/λ भी तो सेम होगा। यहाँ पे 1/λ की वैल्यू 3/4 RH है, तो ये एज इट इज पुट कर दी। ये 3/4 RH किसकी थी? He प्लस स्पेक्ट्रम की। किसके बराबर कर दी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बराबर कर दी। क्यों कर दी? क्वेश्चन में दी हुई है साहब, ठीक है, कोई चीज फर्जिफिकेशन नहीं है, सब फैक्ट्स के साथ है। अब हमें n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, भैया ये वैल्यू पता नहीं, और z1 होगा। यहां पे RH से RH कट गया, तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों अब जाकर हिट एंड ट्रायल मेथड लगने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेरिएबल्स n1 n2 तभी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं जब दो इक्वेशंस हो। यहां पे दूसरी इक्वेशंस किसी भी कीमत में आपको नहीं मिल सकती, तो आपको RHS इक्वल टू LHS प्रूव करना है। आपको क्या करना है? n1 और n2 की कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका 1/ उसका स्क्वायर करके -1/ उसका स्क्वायर करके 3/4 वैल्यू आए। तो हम लोग एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। लेट n1 1 लेते हैं और n2 2 लेते हैं, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4। लो भाई, पहले में ही निकल आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, या तो पहले में ही आ जाएगी वैल्यू या दूसरे में आ जाएगी। मान लो इसमें ना आती तो हम लेते हैं n1 2 और n2 3, तो आ जाती। तो हमने यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों लगाया है? दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक ही है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना पड़ेगा। अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा कि n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 है, और जब हमने 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर किया तो 3/4 आया, यानी कि n1 की वैल्यू 1 रहेगी और n2 की वैल्यू 2 रहेगी। दिस इज द आंसर। हमसे वो ट्रांजिशन पूछ रहा था, तो ट्रांजिशन कहां से होगा? n2 से n1 की तरफ होगा, यानी कि सेकंड से 1 की तरफ होगा। समझ में आई बेटा बात? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एकदम अलग डिफरेंट केस था, आराम से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेज कैलकुलेट द वेवलेंथ। फिर से आपको क्या निकालनी है बच्चों? वेवलेंथ निकालनी है ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+ आयन। देखो बेटा, Li2+ आयन क्या है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, इसका Z कितना होगा? 3 होगा। When the transition takes place between two levels whose sum is 4 and the difference is 2, तो यहां पे n1 n2 की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर सम और डिफरेंस पर बात करी है। दो ट्रांजिशंस का जो सम है वो 4 दिया है और दोनों का डिफरेंस 2 दिया है। अब यहां पर ही बच्चा अक्सर गलती करता है, ठीक है, मैंने जानबूझकर लिखा है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2। डिफरेंस इज 2 का मतलब है बेटा जो बड़ा है उसको पहले लिखना है ना। n2 एक्साइटेड स्टेट होती है, हमेशा बड़ी होती है, और n1 ग्राउंड स्टेट होती है, हमेशा छोटी होती है। तो n1 माइनस n2 करोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा आंसर। हमेशा याद रखना डिफरेंस पे आए तो n2 माइनस n1, बड़े से छोटा घटाएंगे ना हम लोग। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये दोनों कट गए, ये बचा 2n2 इज इक्वल टू 6, n2 इज इक्वल टू 3। n2 की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, जैसे मान लो पहले में पुट कर दी तो क्या आया? n1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो n1 इज इक्वल टू 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 1/λ इज इक्वल टू 109677, 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू जेड का स्क्वायर। जेड कितना है? एटॉमिक नंबर 3, क्यों? क्योंकि लिथियम है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 109677, नीचे एलसीएम 9 आया, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 9 माइनस 1, तो ये लीजिए साहब, ये 1/λ आ गया। रेसिप्रोकल कर देना, लैम्डा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट, यानी कि n1 1 है, n2 5 है और
एनर्जी निकालनी है। तो देखो बोर ऑर्बिट में आपने क्या पढ़ा था, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, यही पढ़ा था ना भाई, कुछ और तो नहीं पढ़ लिया था। यानी कि ये n इक्वल टू 1 है, 2 3 4 5, ये n इक्वल टू 5 है। जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहां की जो एक्साइटेड स्टेट है वो बेटा फिफ्थ है, फिफ्थ। और वही चीज ये कह रहा था। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आपको पता है अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल के होने ही चलते वो वहां पे कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए रुकती है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आती है, और जब ग्राउंड स्टेट में आती है तो वो एनर्जी एमिट करती है, और वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा ई, वो किसके बराबर होगा, ई ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस ई ऑफ ग्राउंड स्टेट। यहां पे एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो E of 5 मतलब एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट हैज बीन गिवन बाय -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल। ये मैंने आपको फॉर्मूला वहां पे डिराइव करके भी दिखाया है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो बोर पर मैंने वीडियो डाली है, जाइए उसको देखिए। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। अब आप क्या करो, यहां से 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को कॉमन ले लो, तो ये 1 - 1/25 बचेगा। ये 25 - 1, इसको यहां सॉल्व कर लें तो आएगा 24/25 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर, आप लोग कैलकुलेटर उठाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.09 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, एक बार मैं रीअश्योर कर लेता हूं इस आंसर को, 10⁻18 मिल रहा है, आई एम सॉरी माई मिस्टेक, इंटू 10⁻18 मिल रहा है, ये आंसर आएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको वेवलेंथ निकालनी है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। लिखा है कि नहीं लिखा? तो बच्चों जो ये डेल्टा ई है मैंने बोर्स के पोस्टुलेट में पढ़ाया था, ये जो डेल्टा ई है ये क्या होती है, ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। जब यहां से यहां आएगा तो जो एनर्जी एमिट होगी वो किसकी है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। और एनर्जी ऑफ द फोटोन बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट, बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हैज बीन गिवन बाय E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c होता है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा आपने वो निकाला है 2.09 इंटू 10⁻⁻18। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपको लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये लैम्डा इधर चला गया, डेल्टा ई नीचे आ गया, डेल्टा ई आपने वो निकाला था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें फर्स्ट बोर ऑर्बिट और फिफ्थ बोर ऑर्बिट दिया था, तो उसका हमें एनर्जी डिफरेंस चाहिए था कि जब वो फिफ्थ से फर्स्ट की तरफ आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा। वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो होगी एनर्जी ऑफ द फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने भी यही बात करी थी कि सम ऑफ द एनर्जी विल बी एमिटेड एंड सम ऑफ विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो एनर्जी of the photon emit हुई delta E, that is nothing but the difference between the excited state energy and the ground state energy, that means E excited minus E ground। यहाँ पे excited fifth था तो E5 minus E1 किया, delta E को निकाला।
अब वहीं डेल्टा ई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से रखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। डेल्टा ई की वैल्यू हमने सामने निकाल ली थी, लैम्डा की वैल्यू इससे कैलकुलेट करने से आ जाएगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये बात आ जाए, क्या सुन लो, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन इक्वल टू 2 ऑर्बिट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, थर्ड ऑर्बिट पे बैठा है कितनी एनर्जी चाहिए, फिफ्थ ऑर्बिट पे बैठा है कितनी एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली हमें वो डेल्टा ई निकालने को कह रहा है, जो कि होता है एक्साइटेड माइनस ग्राउंड। यहां पे यार ये ट्रांजिशन नहीं दिया, कहां से कहां जा रहा है भाई। पिछला क्वेश्चन अगर हम कंपेयर करें, कह रहा था फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, ठीक है। और भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो कभी का क्वेश्चंस में आएगा थर्ड से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है एंड सो ऑन, मतलब ट्रांजिशन दिया होता है कहां से कहां जा रहा है, तभी तो हम लोग डेल्टा ई निकाल पाएंगे। लेकिन कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वो सेकंड ऑर्बिट पे है, अब बताइए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए। तो देखो बेटा, जितनी एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी रिलीज होती है। उल्टा सोच लो, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक ही बात तो हुई, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है और हमको उसे निकालना है, वहां से एक्साइट करना है, तो पहले में ये देखना पड़ेगा कि वो n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे पड़ा है तो वो आया कहां से था, पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें ये इंफॉर्मेशन ना दी हो कि उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो आप उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या मानोगे यार। हो सकता है ये थर्ड से आया हो सकता है फोर्थ से आया हो सकता है फिफ्थ से आया हो, पता ही नहीं है, नो आइडिया, नो क्लू। तो हम क्या करेंगे उस केस में, मतलब इस केस में हम लोग उसका एक्साइटेड स्टेट इंफिनिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे उसका एक्साइटेड स्टेट? इंफिनिटी। इधर इधर क्या ले लेंगे उसका एक्साइटेड स्टेट? इंफिनिटी। लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग इंफिनिटी। ओके, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ई इंफिनिटी माइनस ई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो देखो बेटा, एनर्जी का किसी पर्टिकुलर एन ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखना एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो 0 माइनस -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ले देकर आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। क्या आया था? ये आया था ना, तो इस वैल्यू को उठा के यहां पटक दो, आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखो, चलो भैया एक और रॉकचिक सवाल की तरफ चलते हैं भैया। कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर। नेम द सीरीज टू विच इट बिलोंग्स। सीरीज का मतलब है कि वो लाइमन में है, बाल्मर में है, पैशन में है, ब्रैकेट में है कि फुंड में है। सीरीज तभी निकल सकती है जब तुम्हें n1 की फिक्स्ड वैल्यू पता हो। भाई n1 की जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती है ना पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो हम लोग को वेवलेंथ चाहिए, रेडबर्ग्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बट बेटा दिक्कत वाली बात पता है क्या आ रही है बच्चों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ ये वो बात ये है कि हमें यहाँ पे n1 n2 पता ही नहीं है। तो n1 n2 निकालने के लिए हम तिगड़म बिठाएंगे। रेडियस दी है, रेडियस के थ्रू n1 n2 निकालेंगे।
हमने आपको जब बोर मॉडल्स के पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे तो रेडियस का फॉर्मूला निकाला था 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर में। अब एक रेडियस दी है 1.3225 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को पिकोमीटर में बदल दें तो वो आएगा 1322.5 पिकोमीटर इज इक्वल टू 52.9 n1 ले लेते हैं पिकोमीटर में। ठीक है, दूसरी वैल्यू ऑलरेडी पिकोमीटर में 211.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू 52.9 n2 स्क्वायर पिकोमीटर। अब क्या करो बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दो। ये रेडियस का जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, इस रेडियस के जनरल फॉर्मूला में दोनों जो रेडियस हमें दी थी मैंने पिकोमीटर के टर्म्स में रखी। एक ऑलरेडी पिकोमीटर में थी तो एज इट इज रख दी, एक नैनोमीटर में थी तो 1.3225 की जगह हमने 1322.5 मतलब नैनोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, डिवाइड। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 52.9 52.9 यानी कि n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर बचा। तो जब आप इसको करोगे कैलकुलेशन, मैंने भी करके देखी थी, तो वो ये आएगी n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 2.5 यानी कि ये 25 अपॉन 10 भी तो लिख सकते हैं इसको, यानी कि 5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। हालांकि n1 5 आया, n2 2 आया है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या कि n1 2 आया है क्योंकि रेशियो है और n2 5 आया है। ऐसा इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि n2 हमेशा एक्साइटेड स्टेट को दर्शाता है और एक्साइटेड स्टेट हमेशा बड़ी होती है ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन पे। ठीक है, आपका भी कभी ऐसा आएगा तो आप हमेशा n2 को बड़ा ही लेंगे। अब हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं 109677। n1 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये हो गया 25 इंटू जेड स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो मतलब हाइड्रोजन लेकर मानेंगे। जब क्वेश्चन में कोई एलिमेंट ना दिया हो ना, हीलियम है कि लिथियम है कि हाइड्रोजन है, तो हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन लेंगे तो जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना, 1 होता है। तो यहाँ से आपकी 1/λ की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 434 नैनोमीटर। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी आपको बताना है कि कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है। तो n1 का n1 की वैल्यू 2 आ रही है। अगर n1 की वैल्यू 2 है यानी कि वो कुछ सीरीज में है, बाल्मर सीरीज में। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि हमें n1 n2 की वैल्यू दी नहीं थी, हमने रेडियस के फॉर्मूले में रख के दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को डिवाइड किया, n1 n2 का रेशियो निकाला, फिर n1 n2 का हमने रेशियो माना, लेकिन हमको ये पता चला कि यार n1 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो हमने उसको ज़्यादा ना लेकर उसको कम लिया और n2 वाले को ज़्यादा लिया। ये ले सकते हैं, रेशियो आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बेसिकली पता नहीं है कि n1 क्या है और n2 क्या है ना। तो हमने n1 अपॉन n2 किया था, तो बेसिकली वो था क्या, n2 अपॉन n1। ठीक है ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई है तो है नहीं है कि ये n1 है, ये n2 है, ये n2 है, ये n1 है। तो जिस तरह से वैल्यू आएगी उस हिसाब से अपने आंसर को मोल्ड कर देंगे, कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लैम्डा निकाल दिया, सीरीज पूछ रहा था तो जो n1 की वैल्यू होती है उससे सीरीज को डिटरमाइन करते हैं। n1 अगर 2 है तो लाइमन के बाद बाल्मर आता है, इसलिए बाल्मर सीरीज हो गई। क्लियर हो गई बात, पक्का, आगे बढ़े बच्चों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी क्लास 11th का पेपर दे रहे हैं। हर टीचर इस क्वेश्चन को आपसे पूछने की कोशिश करेगा, यूनिट टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन क्यों लगता है, क्यों लिखते हैं -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n का स्क्वायर। हालांकि ये बात मैंने पिछले पार्ट 5 जिसमें बोर्ड पोस्टुलेट्स बढ़ाया था लास्ट में उसमें कही थी, लेकिन मैंने लिखी नहीं थी, तो अभी मैंने पूरा डिटेल सोल्यूशन लिखा है। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस आंसर इन योर कॉपी, एज इट इज लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा। तो शॉर्ट में समझो, वहां पे भी समझाया था हमने कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी पे।
अगर वो इन्फिनिटी पे है तो इस फॉर्मूला के चलते हुए आप देख सकते हैं कि एनर्जी और ऑर्बिट नंबर ऑफ शेल्स पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। यानी कि अगर हम यहां इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट corresponding to the infinite orbit basically becomes zero। ठीक है, साफ लफ्जों में अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनाइट ऑर्बिट में बैठा है उसकी एनर्जी शून्य है, शून्य। ये देखो सामने। तो यार अब जब वो इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ तो आएगा, इन्फिनिटी से थोड़ी ना आगे जा सकता है। इन्फिनिटी के आगे क्या है यार, आएगा तो इधर की तरफ गिरेगा ना, अब डी एक्साइट होगा। तो जब डी एक्साइट होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होने लगेगा। जैसे जैसे करीब आएगा इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, जब पचाक करती हुई दो बॉडीज चिपकती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे भी क्या होगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जितना पास आता जाएगा उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, दैट इज इट इज एट इंफिनिटी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज असाइन्ड दी जीरो वैल्यू। कैसे है जीरो वैल्यू, वो यहां पे बता दी है। As the electron moves towards the positively charged nucleus, it experiences a force of attraction. But obvious की बात है, positively charged और negatively charged electron के बीच में force of attraction ही तो होगा मेरे भाई। As a result, some energy is given out. Since the energy of electron was already zero, therefore the energy of the electron becomes negative. As the electron comes more and more close to the nucleus, energy of electron becomes more and more negative. तो बच्चों फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब में बटन दबाओ यार, कमेंट करो कैसा लगा है आपको वीडियो, गिव मी सम फीडबैक्स। ठीक है, ताकि हम इस चीज से मोटिवेटेड रहें। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। ठीक है, स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया।